हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर नंबर 2 यानी टेस्ट 2 का पार्ट 1। पहला प्रश्न है, बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान, मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या जुंझार का मैदान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मालपुरा करौली का मैदान। पूछ क्या रहा है, बनास बेसिन आपको पता है, इसका उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मालपुरा करौली के मैदान के नाम से। किस नाम से? मालपुरा करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। और जो बनास बेसिन है उस क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? जैसे एक तो टोंक हो गया, कौन सा जिला? टोंक जिला हो गया, ठीक है। उसके बाद एक अजमेर जिला हो गया, अजमेर के बाद में सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया। और ये एरिया किस क्षेत्र में समाहित होते हैं? ये मालपुरा करौली वाले एरिया में, मैदान में समाहित होते हैं। इस प्रकार बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? कोपेन साहब ने राजस्थान को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो कौन सा जलवायु प्रदेश है ना, वो कोपेन साहब ने सबसे बड़ा माना है? AW, BSHW, BWHW या CWG? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी BWHW है ना, ये वाला एरिया कोपेन साहब ने कहा है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कौन सा? BWHW वाला क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से जिले समाहित होते हैं BWHW में? तो इसमें देखो, एक तो जैसलमेर, एक बीकानेर, एक गंगानगर, एक हनुमानगढ़ और एक चूरू। ये वाला एरिया इसमें समाहित होता है। तो ये देखो अपना प्यारा राजस्थान हो गया। इसके बाद में देखो कौन सा एरिया, किस एरिया की बात कर रहे हैं? तो ये वाला एरिया है ना, इसे BWHW के नाम से कोपेन साहब ने कहा है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, कृषि नहीं जलवायु प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की वन रिपोर्ट जो अभी 2021 में आई है, ISFR 2021, इसके अनुसार 2019 में जो आकलन हुआ था, 2019 में जो रिपोर्ट आई थी, उसकी तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 23.11 वर्ग किलोमीटर की, 24.66 की, 25.45 की या 26.07 की? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पिछली रिपोर्ट के अनुसार, पिछली रिपोर्ट के मुकाबले इस रिपोर्ट में कितने वनावरण की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 25.45 वर्ग किलोमीटर की। कितनी? 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं वृक्षावरण की बात करें, 25.45 तो किसमें वृद्धि हुई है? ये वनावरण में हुई है। किसमें? वनावरण में। और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसमें? ये वृक्षावरण में हुई है। अगर हमसे पूछे कि वनावरण और वृक्षावरण में टोटल वृद्धि कितनी हुई है, तो हमारा आंसर इस परिस्थिति में क्या होगा? तो हम कहेंगे कि 621 और 25 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 646 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इस बार पिछली रिपोर्ट के अनुसार हुई है, वनावरण और वृक्षावरण दोनों को समाहित करने पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, वो कौन से जिले में है? बूंदी में है, राजसमंद में है, बारां में है या अजमेर में है? तो हमें पता है रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है, ये है बूंदी जिले में। कहाँ पे? बूंदी जिले में। और 16 मई 2022 को इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। और जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस चीज की घोषणा की थी। और ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। कितने नंबर का? 4th नंबर का टाइगर रिजर्व। कौन सा? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। और कौन से जिले में है? तो ये बूंदी जिले में। और इसकी अधिसूचना कब घोषित की गई? तो ये 16 मई 2022 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। ऑफिशियल अधिसूचना की बात कर रहे हैं। जवाहर सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? जो जवाहर सागर बांध है वो कौन से जिले में है? झालावाड़ में है, बारां में है, चित्तौड़ में या कोटा में? तो बताइए कहाँ पे है? तो जवाहर सागर बांध है ना, वो कोटा में है। कहाँ पे? कोटा में। तो देखो कोटा बैराज तो कोटा में है, ठीक है। और कोटा बैराज की हमें पता है कि 1960 में कोटा बैराज को बनाया गया था। अब जवाहर सागर भी कोटा में ही है। कहाँ पे? कोटा में है। चंबल नदी पर एक बांध
जो कि राजस्थान में नहीं है, वो कौन सा है? वो गांधी सागर है। और वो कहाँ पे? वो मंदसौर में है। कहाँ पे? मंदसौर। और मंदसौर कहाँ पड़ता है? मंदसौर एमपी में पड़ता है। वहां पे गांधी सागर वो राजस्थान के बाहर यानी मध्य प्रदेश में है। और बाकी तीनों बांध कहाँ पे है? वो राजस्थान में ही है। और जो कोटा बैराज है वो कोटा जिले में है। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जिले में है। और जवाहर सागर भी कोटा जिले में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोटा जिले में जो बोरावास नाम का स्थान है, वहां पे चंबल घाटी परियोजना के तहत इस पे एक पिकअप बांध बना हुआ है। तो ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? जो चूलिया जलप्रपात है ना, वो कौन सी नदी पे है? कुकुंद पे है, चंबल पे है, मांगली पे है, मैनाल पे है। तो चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पे है। किस पे है? कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जो दिर जलप्रपात है वो किस नदी पे है? वो कुकुंद नदी पे। दिर जलप्रपात क्या नाम है? दिर। और दिर कहाँ पड़ता है? ये भरतपुर जिले में। कहाँ में? कहाँ पे? भरतपुर जिले में। वही एक भीमलत जलप्रपात है। भीमलत जलप्रपात कहाँ पे है? ये बूंदी जिले में। कहाँ पे है? बूंदी जिले में। और भीमलत ये बूंदी जिले में कहाँ पे है? मतलब कौन सी नदी पे है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये मांगली नदी पे। नदी का नाम क्या है? मांगली नदी। और मैनाल जलप्रपात तो आप सबको पता है ही। मैनाल जलप्रपात है वो कहाँ पे है? वो भीलवाड़ा में है। और मैनाल नाम की नदी पे ही स्थित है। किस नदी पे? मैनाल नाम की जो नदी है उसी पे अवस्थित है। मिश्रित लाल और काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? मिश्रित लाल और काली मृदा है ना, वो कौन से जिलों में पाई जाती है? अजमेर, नागौर, पाली, सिरोही, धौलपुर करौली या डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। मिश्रित लाल और काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये देखो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है ना वहाँ पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान को जो साउदर्न पार्ट है ना वहाँ पे मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है। तो ये वाले एरिया में पाई जाती है ना। तो इस एरिया में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? तो डूंगरपुर आ जाता है, बांसवाड़ा आ जाता है, इसके बाद में भीलवाड़ा आ जाता है, उदयपुर आ जाता है, चित्तौड़ आ जाता है। और ये वाला एरिया इसमें शामिल हो जाता है जहाँ पे मिश्रित लाल और काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी वो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा एसटी जनजाति की जनसंख्या निवास करती है? यानी एसटी जनजाति निवास करती है, एसटी निवास करती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या प्रतापगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उदयपुर। उदयपुर क्यों होगा? देखो प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न दे रखा है सर्वाधिक संख्या के मामले में। तो संख्या के मामले में टॉप कौन है? संख्या के मामले में टॉप है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और 2 नंबर पे कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। 1 नंबर पे उदयपुर, 2 नंबर पे बांसवाड़ा। ये हम बात करें किस पे? संख्या के आधार पे। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो इस परिस्थिति में स्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा नंबर 1 पे है। कौन सा है? जो बांसवाड़ा है ना वो नंबर 1 पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे राज्य की मतलब इस जिले विशेष में लगभग 76.5% यानी लगभग 76% जनसंख्या है ना वो एसटी समुदाय से। किससे है? एसटी समुदाय से। और 2 नंबर पे कौन सा आएगा? डूंगरपुर आएगा। यहाँ पे 70% आबादी एसटी है। ठीक है, 3 नंबर पे आता है आबादी प्रतापगढ़ और 4 पे उदयपुर आता है। लेकिन हमें पहला और दूसरा याद करना है। तो पहले नंबर पे कौन सा है? बांसवाड़ा। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? डूंगरपुर। ठीक है, वहीं अगर प्रतिशत की बात करें, नहीं संख्या की बात करें, तो सबसे ज्यादा कहां पे? उदयपुर में। और 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गेहूं उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? यानी गेहूं के उत्पादन करने में राजस्थान भारत में कौन से नंबर पे है? दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे या 5वें पे? तो देखो गेहूं उत्पादन के करने में राजस्थान ना पूरे भारत में 5वें नंबर पे है। कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे गेहूं उत्पादन में। और राजस्थान में ना कुल जितने भी कृषिगत भूमि है उसके 10% एरिया में, यानी गेहूं हमें पता है रबी की फसल है, और रबी की फसल में जो एरिया बोया जाता है राजस्थान में उस एरिया का 10% हिस्सा, कितना? 10% हिस्से पे क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है गेहूं का? तो ये श्री गंगानगर में होता है। कहाँ पे होता है? श्री गंगानगर में। राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान का गेहूं उत्पादन में स्थान कौन सा है हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान का देश में 5वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। राजस्थान में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? ऋषभदेव, खादरा, भैंसलाना या मकराना? तो
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बेसलाना। बेसलाना कहाँ पड़ता है? तो आपको पता ही है बेसलाना जयपुर में है। कहाँ पे? जयपुर में है बेसलाना। और यहाँ पे क्या निकलता है? यहाँ पे काला संगमरमर निकलता है। क्या निकलता है? काला संगमरमर निकलता है। ठीक है। और रिलेट कैसे करोगे? तो रिलेट करने के लिए तो आपको बड़ी बात यहाँ पे भैंस दिख रही है, इतनी बड़ी भैंस तो आपको दिख ही जाएगी, है ना। तो जो बेसलाना है ना, वहां से क्या निकलता है? काला संगमरमर निकलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अभी देखो, हरा संगमरमर कहाँ से निकलता है? हरा संगमरमर निकलता है ऋषभदेव से। कहाँ से? ऋषभदेव। ऋषभदेव के आगे डूंगरपुर वाले क्षेत्र में भी ग्रीन मार्बल निकलता है, लेकिन ऋषभदेव का जो सेंट्रलाइज एरिया है उसके आसपास एरिया में जो ग्रीन मार्बल कहते हैं ना, जो मोस्टली जो रसोई में पट्टियां लगी होती है, जिसकी जो हमारे रसोई घर होते हैं ना, किचन होते हैं, उसमें ग्रीन मार्बल की पट्टियां अधिकतर घरों में दिखाई दी जाएगी, वो ऋषभदेव वाले एरिया में निकलता है। फिर सतरंगी संगमरमर, ये कहाँ से निकलता है? 7 रंगों का संगमरमर, ये निकलता है खादरापाली से। कहाँ से? खादरापाली में सतरंगी संगमरमर निकलता है। और सफेद संगमरमर तो विश्व विदित है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे टॉप का जो व्हाइट मार्बल निकलता है ना, वो मकराना से निकलता है। कहाँ से? मकराना। और मकराना कहाँ पड़ता है? तो ये नागौर जिले में पड़ता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाता है। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च को, 14 दिसंबर को, 11 दिसंबर को या 10 दिसंबर को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो 14 दिसंबर की डेट है ना, 14 दिसंबर। कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। तब राजस्थान में क्या मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और ये शुरू कब किया गया? तो देखो 2009 से ये दिवस मनाना शुरू किया गया। कब से? 2009 से, 2009 से ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। ठीक है। अगले प्रश्न में चले। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी जो नेशनल हाईवे है, वो राजस्थान में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 8 है, 11 है, 15 है या 90 है? सबसे बड़ा लंबाई के आधार पर पूछ रहे हैं हमसे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी NH 15 है ना, नेशनल हाईवे नंबर 15, वो राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में अब इसकी लंबाई है 875 किलोमीटर। कितनी है? 875 किलोमीटर लंबा है राजस्थान में। तो इस प्रकार ये जो NH 15 है, NH 15 एक मूवी भी आई थी ना, तो NH 15 वो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसकी लंबाई कितनी है? 875। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? अच्छा, बहुत आसान सा प्रश्न है ना। कितनी है? 6.86 लाख, 6.86 करोड़, 8.86 करोड़ या 7.86 करोड़? देखो एग्जाम में सरल प्रश्न आते हैं ना, तो कई बार हवा टाइट हो जाती है ना। तो हमें ध्यान रखना है, सरल प्रश्नों के मामले में किसी तरह से जल्दबाजी नहीं दिखानी। उस प्रश्न की उतनी ही वैल्यू है, उतने ही मार्क्स आएंगे। अगर आप जल्दबाजी दिखाओगे, गलती कराओगे, तो फालतू में 2 नंबर चले जाएंगे। इसलिए कंसंट्रेशन लेवल को 1 सेकेंड के लिए भी खत्म नहीं करना है, पूरी डेडिकेशन रखनी है। जब 3 घंटे एग्जाम में बैठे हो ना, तो हर एक प्रश्न को इक्वली ट्रीट करना है। ये नहीं कि भाई ये सरल है तो फटाफट लगा दिया, ध्यान रखना है वहां पे भी। तो कुल जनसंख्या कितनी है? बहुत सरल प्रश्न आ गया, लेकिन यहाँ पे भी तो कई बार हम गच्चा खा जाते हैं, गलतियां कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है। तो अब आगे हम गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़ है। कितनी है? 6.86 करोड़ जनसंख्या मानी गई है। अगर आपसे एग्जैक्ट जनसंख्या पूछे तो कितनी है? 6,85,48,437। कितनी है? 6,85,48,437। ये 2011 की जनगणना के अनुसार एग्जैक्ट फिगर है। और जनगणना तो आपको पता ही है कितना है। राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं। और लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पे 928 महिलाएं ही हैं, यानी लिंगानुपात कितना है? 928 राजस्थान में लिंगानुपात है। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल, गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है वो है? कहाँ पे? गंगानगर, चूरू, भरतपुर या सीकर? तो हम सबको पता है गणेश्वर कहाँ पे है। तो गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में। कहाँ पे? सीकर जिले में। और
कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई थी? तो ये जो अपनी कांतली नदी है ना, कौन सी नदी? कांतली नदी। इसी नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई थी और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो एक तो आरसी अग्रवाल साहब थे। कौन थे? आरसी अग्रवाल साहब थे इन्होंने, और एक विजय कुमार साहब थे, विजय कुमार साहब, इन्होंने इसका उत्खनन किया। और कब किया ये पूछे आपसे तो हमें बताना होगा 1977-78 में। कब किया? 1977-78 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार जी ने जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है जो सीकर में कांतली नदी के मुहाने पे स्थित है उसका उत्खनन किया था 1977-78 में। और आरसी अग्रवाल और विजय कुमार, ठीक है, याद रह जाएगा, अग्रवाल विजय कुमार, गणेश्वर सभ्यता। बेराट प्राचीन भारत के किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य की, पांचाल की, मौर्य की या अर्जुनायन की? तो इसका आंसर क्या होगा? जो बेराट वाला एरिया है ना वो राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और बेराट के उत्खनन का कार्य सबसे पहले हमें पता ही है कि दयाराम साहनी साहब द्वारा किया गया, बाद में नीलरतन बनर्जी द्वारा भी इसकी खुदाई की गई, उत्खनन किया गया। लेकिन सर्वप्रथम बेराट की खुदाई करने का कार्य किसने किया था? तो ये दयाराम साहनी साहब ने किया था। किसने? दयाराम साहनी साहब ने किया था। और किस जनपद की राजधानी थी बेराट? तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? यानी कौन से राजा की जो पदवी थी ना वो कटिबंधु थी? धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो विग्रहराज चतुर्थ है ना इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु भी कहा जाता था। क्या कहते थे? कवि बांधव या कटिबंधु भी कहा जाता था। और इनको विग्रहराज चतुर्थ है ना इनका काल चौहान वंश का स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने वीर तो थे ही थे, ये मतलब कला के भी बड़े शौकीन थे और कला के पारखी भी थे। और इन्हें कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने खुद ने हरिकेली नाटक लिखा था। कौन सा नाटक? हरिकेली नाटक लिखा था। और इनके दरबारी कवि जो सोमदेव जी थे ना उन्होंने ललित विग्रहराज नाम की किताब लिखी थी। क्या किताब लिखी? ललित विग्रहराज, ठीक है, विग्रहराज। तो विग्रहराज तो इनका खुद का नाम हो गया और इनके नाम से इन्होंने, इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने किताब लिखी थी। और इन्होंने खुद ने हरिकेली नाम की किताब लिखी थी, ठीक है, हरिकेली नाम का जो नाटक है ना वो लिखा था। और इन्हें कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। और कला के क्षेत्र में चौहानों का स्वर्णकाल इनके काल को ही कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को ही कहा जाता है। और इनको बीसल देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसल देव भी इनको कहा जाता है। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पे चढ़ाई की थी? यानी शेरशाह हमारे राजस्थान के एक शासक से नाराज सा हो गया था, उससे रुष्ट हो गया था, तो फिर उन्होंने मारवाड़ पे चढ़ाई कर दी। किससे रुष्ट हुआ था? मालदेव से, चंद्रसेन से, उदय सिंह से या राव जोधा से? तो देखो किससे रुष्ट हुआ था वो मालदेव था ना उससे रुष्ट हो गया था। कौन? शेरशाह। और उसके बदले में उसने क्या किया? उसने बाद में मारवाड़ पे चढ़ाई कर दी। और मारवाड़ पे चढ़ाई करने से परिणाम क्या हुआ? एक युद्ध हुआ। युद्ध का नाम क्या है? गिरी सुमेल। गिरी और सुमेल दो अलग अलग जगह है ना। एक जगह जो शेरशाह है उसने डेरा डाल लिया, दूसरी जगह मालदेव ने डेरा डाल लिया। और बाद में इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ ना उसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। और ये हुआ कब था? तो ये 1544 में हुआ था। कब हुआ था? 1544 में, ठीक है। और जो शेरशाह क्या इसके मालदेव के जो तगड़े सेनापति थे वो कौन थे? जेता और कूपा। कौन थे? जेता और कूपा। और इसने थोड़ा सा ना जो शेरशाह था इसने चाल चली थी, इस कारण उसने जेता और कूपा को शेरशाह से अलग करने का प्रयास किया था। और अंततः कूटनीति तो देखो युद्ध में चलती है और जो कूटनीति में सफल होगा वही जीतेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो इसमें जो शेरशाह है ना उसकी जीत हुई थी। हल्दी घाटी की युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल है उन्होंने हल्दी घाटी की युद्ध को किस नाम से जाना है? गोगुंदा का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध, लोहा गांव का युद्ध या खमनोर का युद्ध? तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने क्या कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। किसने? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने कहा है, ठीक है, रह जाएगा याद। और
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? तो 18 जून या 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और सामने था मान सिंह, इन दोनों के युद्ध हुआ था। ये 21 जून और 18 जून का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप दोनों ही डेट याद रखो। एग्जाम में दोनों डेट एक साथ नहीं पूछेंगे वैसे भी, लेकिन 21 जून ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हमने भी 21 जून को इसमें लिख लिया है। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के कौन से दुर्ग में था? यानी राजस्थान का वो फोर्ट कौन सा है जहां पे वहीं पे तोप भी डाली जाती थी? जयगढ़, नाहरगढ़, लोहागढ़ या जूनागढ़? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो जयगढ़ है ना वहां पे तोप डालने का भी कारखाना था, यानी तोप बनाने का कारखाना भी था। कहाँ पे? जयगढ़ में। कहाँ पे? जयगढ़ में। और जयगढ़ में निर्मित एक तोप है, क्या नाम है उसका? जयबाण। और जयबाण तोप की विशेषता क्या है? तो जयबाण तोप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जयबाण तोप है ना वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। क्या है? सबसे बड़ा तोप है ना। तो कई बार कहते हैं ना कि तू बड़ी तोप है क्या, मतलब ये जयबाण है ना वो वही तोप है, समझ गए। नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल पंचमी को, श्रावण पूर्णिमा को, या भाद्रपद कृष्ण आठे को, या अष्टमी को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी श्रावण शुक्ल पंचमी है ना उस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। कब? श्रावण माह होता है उसमें शुक्ल पक्ष होता है ना उसकी पंचमी को। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। कौन सा त्योहार? नाग पंचमी। तो सबसे पहले नाग पंचमी के नाम से श्रावण याद रखो, ठीक है। श्रावण हो गया, पंचमी से पांच तो हो ही गया, और फिर ये शुक्ल पक्ष है। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है, इसको शुक्ल पक्ष याद रखो, कृष्ण पक्ष नहीं है, शुक्ल पक्ष है। और श्रावण शुक्ल तीज को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो श्रावण शुक्ल तीज को तो आपको पता ही है, जो तीज का त्योहार मनाते हैं ना, छोटी तीज, वो मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार होता है? तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को होता है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? जो श्रावण की पूर्णिमा होती है ना, यानी श्रावण माह का जो अंतिम दिन होता है, किसी माह का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो। तो श्रावण माह का अंतिम दिन क्या होगा? पूर्णिमा होगी। और उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या मनाया जाता है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब आती है? तो भादवा की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है ना उस दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जीण माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीकर, अलवर, बीकानेर या सवाई माधोपुर? तो जीण माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखो अपने सीकर जिला है ना वहां पे जीण माता का मेला आयोजित होता है। कहाँ पे? सीकर जिले में जीण माता का मेला आयोजित होता है। और बहुत ही शानदार जगह है, कभी आपको मौका मिले तो घूमने के लिए आओ इधर। और अलवर में भरतरी का मेला कहाँ लगता है? तो वो अलवर में लगता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में अंदर जो गणेश जी वाला मंदिर है, तो रणथंभौर का जो मेला है वो कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। निम्न में से कालबेलिया नृत्य है, यानी इनमें से कौन सा है जो कालबेलियों का नृत्य है? बागड़िया, संकरिया, पणिहारी है, ये सभी? तो इसका आंसर होगा ये सारे ही कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कौन कौन से? बागड़िया भी है, संकरिया भी है, पणिहारी भी है, यानी ये सारे ही कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। और बागड़िया क्या है? ये स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। जो कालबेलिया जनजाति है उसकी स्त्रियां जब भीख मांगने जाती है ना तो ये बागड़िया नृत्य करती हुई जाती है। कौन सा नृत्य? बागड़िया नृत्य करती हुई जाती है। इसके अलावा संकरिया नृत्य, ये युगल नृत्य है। कैसा ये नृत्य है? युगल नृत्य है। और पणिहारी नृत्य पणिहारी गीत के साथ किया जाता है। और जो कालबेलिया नृत्य माना जाता है ना वो संकरिया नृत्य का ही नाम है। संकरिया नृत्य को ही कालबेलिया नृत्य के उपनाम से जाना जाता है और इसके यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बागड़िया, संकरिया और पणिहारी, ये तीनों किस जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो ये तीनों कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन सी मांड गायिका है जो बीकानेर से संबंधित नहीं है? गौरी देवी, हाजन अल्लाह जिलाबाई, बन्नो बेगम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो बन्नो बेगम है ना वो बीकानेर से संबंधित नहीं है। बाकी गौरी देवी, कौन? गौरी देवी और अल्लाह जिलाबाई, ये दोनों कहाँ से संबंधित है? ये दोनों बीकानेर से संबंधित है। और
जैसलमेर को मांडदरा के नाम से जाना जाता है। मांडदरा के अगर उपनाम पूछे तो वो किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को कहते हैं, क्या कहते हैं? मांडदरा कहते हैं। जैसलमेर को मांडदरा कहते हैं। प्रसिद्ध मांड गायिकाओं में देखो बन्नो बेगम है ना, बन्नो बेगम कहाँ की है? बन्नो बेगम भैया जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की है। मांगी बाई कहाँ की है? मांगी बाई जी उदयपुर की है। कहाँ की? उदयपुर की। जमीला बानो कहाँ की है? तो जमीला बानो है जोधपुर की। जमीला बानो जोधपुर की है। गौरी देवी हाजन अल्लाह जिलाई बाई ये है बीकानेर की। ठीक है, बन्नो बेगम जयपुर की, मांगी बाई उदयपुर की, जमीला बानो जोधपुर की, गौरी देवी और हाजन अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? बीकानेर की है। और मांडदरा के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर जिले को मांडदरा के उपनाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। रावण हत्ता क्या है? नृत्य का एक प्रकार है, एक वाद्य यंत्र है, गायन का प्रकार है या पुस्तक का शीर्षक है? तो हम सबको पता है रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है और ये तत्वाद्य यंत्रों में आता है। क्या होता है? तत्वाद्य यंत्र होता है ना, जिसपे तार बने होते हैं, वो उस प्रकार का वाद्य यंत्र ये है। और नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मंड कर इससे बनाया जाता है। यानी एक नारियल की कटोरी होती है, उसमें बकरे की खाल मंड ली जाती है और उस पर मतलब तार लगा दिए जाते हैं और फिर इस प्रकार जो वाद्य यंत्र बनता है। इसमें 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं रावण हत्ता में? रावण हत्ता में 9 तार होते हैं। ये तत्वाद्य यंत्र है एक प्रकार का। और इस प्रकार नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मढ़कर ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि रावण हत्ता क्या है? तो रावण हत्ता क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्वाद्य यंत्र। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार ने चित्र रागमाला किस अजायब घर में सुरक्षित है? यानी रागमाला को वर्तमान में कहाँ पे रखा हुआ है? जोधपुर, बड़ौदा, दिल्ली या उदयपुर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। यानी जो रागमाला नाम का जो ग्रंथ है ना, चित्र है ना, वो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? वो दिल्ली के अजायब घर में रखा हुआ है। कहाँ पे? दिल्ली के अजायब घर में रखा हुआ है। और इसे बनाया किसने था हमसे पूछे तो इसको साहबदीन ने बनाया था। किसने? साहबदीन ने बनाया था। रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, सुकुर क्षेत्र, महात्म्य, ब्रह्मण गीत सार, ये कई प्रकार के चित्र साहबदीन द्वारा बनाए गए हैं। रागमाला प्रसिद्ध चित्र है, वर्तमान में दिल्ली के अजायब घर में इसे रखा हुआ है और साहबदीन ने बनाया है। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी जो तारकसी के आभूषण होते हैं उसके लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, चित्तौड़, बाड़मेर या उदयपुर? तो इसका आंसर क्या होगा? तारकसी का आभूषण के लिए जो नाथद्वारा है ना, वो काफी फेमस है। ठीक है, तारकसी के लिए नाथद्वारा बहुत फेमस है। कौन सा? नाथद्वारा फेमस है। तारकसी चांदी के बारीक तारों का रत्नाभूषण बनाने से तारकसी कहा जाता है। तारकसी क्या किसे कहते हैं? तारकसी किसे कहते हैं? तो तारकसी कहते हैं जैसे चांदी के पतले तार बना लिए जाएंगे और उससे रत्नाभूषण बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार जो आभूषण बनेंगे ना, उन्हें क्या कहेंगे? उसे हम तारकसी के जेवर कहेंगे। क्या कहेंगे? तारकसी के जेवर कहते हैं। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? नन्नूराम जी शर्मा ने, अभिन हरि ने, विजय सिंह पथिक ने या ऋषिदत्त मेहता ने? तो इसका आंसर क्या होगा? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना करी थी पंडित नैनूराम शर्मा ने। किसने? पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना करी थी। अब हमसे पूछे कि हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना करी कब थी नैनूराम शर्मा जी ने? तो ये करी थी 1934 में। कब करी? 1934 में जो नैनूराम जी शर्मा है, इन्होंने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना करी थी। ठीक है। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? 1948, 1955, 1956, 1949? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि 1956 तक जब राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण हुआ था, तब तक तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद था, लेकिन बाद में राज प्रमुख का पद हटा के राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और ये कब सृजित किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को सृजित किया गया। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से राज प्रमुख के पद को हटाया गया? तो 7वां संविधान संशोधन है ना। कौन सा? जो 7वां संविधान संशोधन है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके माध्यम से राज प्रमुख के पद को हटा दिया गया और राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। ये कब घटित हुआ? 1 नवंबर
56 को गठित हुआ। निम्न में से विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? धन्नाजी, जाम्बोजी, कृष्णदास परिहारी या फिर रामचरण जी? तो हमें पता है कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ये जाम्बोजी महाराज है ना। कौन? जाम्बोजी महाराज, ये विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो अपने नागौर जिले में एक जगह है, जगह का नाम है पीपासर। क्या नाम है? पीपासर नाम की जगह है, वहां पे अपने जाम्बोजी का जन्म हुआ था और इनको विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। और इनकी जो प्रधान पीठ है ना, वो कहाँ पे? मुकाम तलाव। कहाँ पे? विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ मुकाम तलाव में। और मुकाम तलाव कहाँ पे? तो ये नोखा में। और नोखा कहाँ पे? नोखा बीकानेर में, है ना। तो जो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? पिपासर गांव में, और नागौर जिले में पड़ता है। और इनकी प्रधान पीठ है वो मुकाम तलाव में। मुकाम तलाव कहाँ पे? नोखा बीकानेर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से पापूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? यानी पापूजी से संबंधित मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? पांचोटा गांव जालोर, परबतसर नागौर, आसीन भीलवाड़ा, कोल्लूमंड फलोदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोल्लूमंड है ना फलोदी में, वो पापूजी से संबंधित प्रमुख स्थान है। कौन सा? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड है फलोदी में, वो पापूजी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है। और पांचोटा गांव नाम का स्थान है जालोर में। पांचोटा कहाँ पे है? जालोर में है। पांचोटा गांव कहाँ पे है? जालोर में है। और ये किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये तल्लीनाथ जी महाराज से संबंधित है। किससे? तल्लीनाथ जी से। तल्लीनाथ जी से पांचोटा संबंधित है। और परबतसर स्थान हमें पता है सबको, तेजाजी महाराज से संबंधित है। और आसीन भीलवाड़ा हमको पता है देवनारायण जी महाराज से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? यानी गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है इनमें से? टड्डा, ठुस्सी, बिंदी या सुरलिया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ठुस्सी है वो कहाँ पहनते हैं? तो ठुस्सी गले में ठुसी जाती है ना, तो गले में पहनी जाएगी। कहाँ पे? ठुस्सी गले में पहनी जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टड्डा कहाँ पहनते हैं? तो देखो टड्डा है ना, वो बाजू में पहना जाता है। कहाँ पे? बाजू में। बिंटी, बिंटी, बिंटी होती है ना, जब बिंटी कहते हैं, ये मतलब जो मुंदड़ी होती है, अंगूठी होती है, उसे बिंटी कहते हैं। ये अंगुली में पहनी जाती है। और सुरलिया, सुर कहाँ से लेते हैं? तो सुर लेते तो गले से हैं, लेकिन सुनते कहाँ से? सुर तो कान से सुनते, इसलिए सुरलिया कान में पहना जाता है। सुरलिया कहाँ पहना जाता है? सुरलिया कान में पहना जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है कौन सा? गोविंदपुरा, नीमूचना, सांगरवा या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीमूचना कांड। कौन सा कांड? नीमूचना कांड है ना, वो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। कौन सा? जो नीमूचना कांड है। बड़ी, क्योंकि ये कब घटित हुआ था? देखो नीमूचना कांड है ना, वो 1925 में घटित हुआ। कब? 1925 में। और डेट क्या थी? 14 मई। कौन सी डेट थी? 14 मई 1925 को। इसमें क्या हुआ था? नीमूचना में किसान सभा कर रहे थे और अंग्रेज आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब अंधाधुंध फायरिंग शुरू करोगे, सामने आपके निहत्थे किसान है, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे किसानों को शहीद होना पड़ा वहां उस परिस्थिति में। और इस कारण इस प्रकार के विभत्स हत्याकांड को क्या कहा गया? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। और ये कब हुआ था? जो नीमूचना कांड है ना, वो हुआ कब था? तो ये 14 मई को हुआ था। मई का कौन सा तारीख कौन सी थी? 14 तारीख थी, महीना मई था और 1925 की साल थी। कैसे याद रखोगे? इसे ऐसे याद रखो, 140525। ठीक है, तो 1 और 4 कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पे भी 5 हो गए और यहाँ पे 5 की स्क्वायर हो गई। इस तरह से इसे रिलेट करना है। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को घटित हुआ था। डेट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इन डेट्स को ध्यान रखो। ये 3-4 हत्याकांड हुए, किसान आंदोलन से संबंधित डेट हो गई, है ना। इन डेट्स को हमें माइंड में कहीं ना कहीं सेट करके रखनी ही पड़ेगी। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो मीणा समुदाय है, मीणा जनजाति है, इन्होंने जयराम पेशा कानून है ना, इसका इन्होंने विरोध किया था। और विरोध करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो ये जयराम पेशा कानून है, इसे हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी कहते हैं। 1924 में लगाया गया था। और ये जयपुर राज्य में जयपुर जयराम पेशा का अधिनियम 1930 का, इसमें विरोध किया गया। और सभी मीणाओं को रोज
ठाणे में इसमें क्या करना पड़ता था, इसके अनुसार मीणा जनजाति के जितने भी युवा है लोग हैं उनको मतलब जो पुलिस चौकी है वहाँ पे आना पड़ता और वहाँ पे डेली हाजिरी लगानी पड़ती है ना, चाहे बंदा किसी की कृत्य में शामिल हो या नहीं हो। तो अगर कोई अपराधी है उसको बुलाना तो स्वाभाविक है, उसको तो बुलाओ, लेकिन अब कोई निरपराध है उसको बेफालतू बुलाया जा रहा है ना। तो इस प्रकार का कानून लगा था जिसे जयराम पैसा कानून कहा गया और इसका अंग्रेजी में नाम क्या था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या नाम था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और ये कब पास हुआ था, 1924 में ये पास हुआ था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है, जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या झालावाड़ में। तो देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है, ये है बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे, बीकानेर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है ना, इसकी स्थापना तो 1955 में कर दी। 1955 का साल था ना, तभी राजस्थान राज्य अभिलेखागार बना दिया गया। लेकिन जब बनाया ना तब तो ये जयपुर में था। कहाँ था, जो राजस्थान की राजधानी है वहाँ था। लेकिन बाद में 1960 में क्या किया गया, इस अभिलेखागार को जयपुर से उठाया और कहाँ ले गए, बीकानेर ले गए। ठीक है, कहाँ ले गए, बीकानेर। यानी 55 में बना और 5 साल के टाइम के बाद में इसे कहाँ भेज दिया गया, बीकानेर भेज दिया गया। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है, हमसे पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर में है। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने करी थी, माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोपा ने या जमनालाल बजाज ने। तो इसका आंसर होगा हरिजन सेवा समिति की स्थापना करी थी भोगीलाल पांड्या साहब ने। किसने, हरिजन सेवा समिति। इस संस्था की स्थापना भोगीलाल पांड्या साहब द्वारा की गई। किसके द्वारा, भोगीलाल पांड्या साहब द्वारा की गई। और भोगीलाल पांड्या साहब के बारे में देख लेते हैं तो इनका जन्म है ना 1904 में हुआ। और इन्होंने हरिजन सेवा समिति की स्थापना कब करी, तो 1935 में करी। और डूंगरपुर प्रजामंडल बनाने में भी भोगीलाल पांड्या साहब का प्रमुख योगदान था। और हरिजन सेवा समिति तो 1935 में बना दी, लेकिन डूंगरपुर प्रजामंडल में थोड़ा समय लग गया, 1944 में जाके बना। और इनको 1975 में पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण दिया गया इनको, भोगीलाल पांड्या साहब को कब दिया गया, 1975 में जाते दिया गया। और इनका निधन कब हुआ, 1981 में हुआ। और इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर की भी स्थापना की थी। किसने, भोगीलाल पांड्या जी ने। विद्यार्थी यूथ लीग जिसकी स्थापना 1929 में दिल्ली में हुई, किसने करी, तो विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना टीकाराम पालीवाल ने करी, मास्टर आदित्यनाथ ने करी, जानकी देवी बजाज ने करी, माणिक्यलाल वर्मा। तो अपने टीकाराम जी पालीवाल साहब है ना, इन्होंने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना करी थी कब, 1929 में करी थी और दिल्ली में करी थी। और टीकाराम पालीवाल साहब के बारे में तो हमको पता है ही कि ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन थे, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। क्योंकि जयनारायण व्यास साहब है ना अपनी विधानसभा सीट को हार गए थे, इस कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इस कारण टीकाराम पालीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में जब जयनारायण व्यास साहब विधानसभा उपचुनाव में जीत के आए तो फिर इन्होंने पद को खाली कर दिया और इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री किसे बना दिया गया, अपने जयनारायण व्यास साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बाटाडो का कुआं राजस्थान के कौन से जिले में है, बाटाडो का कुआं कौन से जिले में है, बाड़मेर में, जयपुर में, भरतपुर में, दौसा में। तो बाटाडो का कुआं है बाड़मेर में। कहाँ पे, बाटाडो का कुआं कहाँ पे, बासे बाटाडू, बासे बाड़मेर। ठीक है, तो बाटाडो का कुआं बाड़मेर में है और इसे राजस्थान के जल महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होती है, ओलंदी किसे कहते हैं, खेल को, लोकगीत को, लोक नृत्य को या नववधु के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री को कहते हैं। तो देखो राजस्थान में जो ओलंदी शब्द है ना वो किसके लिए चलता है, जो नववधु के साथ जो लड़की या स्त्री को भेजा जाता है ना उसे ओलंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलंदी या अणवादी कहते हैं। अणवादी भी कहते हैं मारवाड़ी में, ओलंदी भी कहते हैं। तो बाद में जो अपभ्रंश शब्दों का अपभ्रंश बनता रहता है। राजस्थानी भाषा में पाथड़ और पीथड़ की रचना किसने करी थी, कवि कल्लल ने, कन्हैयालाल सेठिया साहब ने, चंद्रबरदाई ने, सोमदेव ने। तो इसका आंसर हम सबको पता है कि पाथड़ और पीथड़ नाम का जो रचना है ये अपने कन्हैयालाल जी सेठिया साहब जो सुजानगढ़ की आन बान शान थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की रचना की गई थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो सुजानगढ़ में हुआ। कब हुआ, 1929 में हुआ। ठीक है, इन्होंने कुछ रचनाएं करी। देखो कन्हैयालाल सेठिया की जितनी भी रचनाएं है ना इसको एक एक को रट लो आप लोग,
बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो हो गई मिंजर, क्या नाम है, मिंजर, एक कुंकू, एक दीठ, एक रामनियरा, दुआ, लीलटांस, लीलटांस बहुत फेमस है, सबद, आदे, आदोरीकाल, पाथर और पीतल, धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुण, लीलटांस, लीलटांस के कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, और सबद के लिए इनको सूर्यमन मिश्रण पुरस्कार के लिए नवाजा गया था। तो सबद भी इनकी है, लीलटांस भी इनकी है, धरती दोहरारी तो उनका प्रसिद्ध रचना है ही, जमीन रो धनी कुणी एक रचना बहुत फेमस है, इसके बाद में सबद है, और बाद में मिंजर है, कुंकू है, ये सारी अपने कन्हैया लाल जी सेठिया साहब की रचनाएं हैं। तो एक बार आप अपने पॉज करके ये सारी जितने भी इनकी रचनाएं हैं इनको लिख लो और 2-3 बार इनको याद करने का प्रयास करो। गीत गोविंद टीका किसकी रचना है? जो गीत गोविंद नाम की टीका है ना, वो किसने लिखी है? संत नवलदास ने, संत सहजोबाई ने, मीराबाई ने, संत रामदेव जी ने। तो देखिए जो गीत गोविंद पर टीका है वो मीराबाई जी ने लिखी। किसने लिखी? मीराबाई ने लिखी। और नवलदास जी ने क्या लिखा? तो इन्होंने नवलेश्वर और अनुभव वाणी नाम की किताब लिखी। तो अनुभव वाणी किसने लिखी है? तो नवलदास जी ने लिखी है। और सहजोबाई ने सहज प्रकाश तो लिखा ही लिखा है, और एक शब्दावली भी लिखी है। तो शब्दावली वाली जो किताब है वो किसने लिखी है? तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये सहजोबाई ने लिखा है। किसने लिखा है? शब्दावली सहजोबाई ने लिखा है। और 24 वाणियाँ रामदेव जी की रचना है ही, हमें पता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? टोंक में, भरतपुर में, बीकानेर में या रामसर में? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये है सेवर, भरतपुर में। कहाँ पे है? सेवर नाम की जगह, भरतपुर है ना, वहाँ पे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे है? सेवर, भरतपुर में। और आजकल प्रश्न आता है कि जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना करी गई भैया 20 अक्टूबर 1993 को। कब करी गई? 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। ठीक है। राजस्थान राज्य गीत केसरिया बालन आओ नि पधारो मारे देश को सबसे पहले किसने गाया था? जो राजस्थान का जो राज्य गीत है, क्या नाम है? केसरिया बालम आओ नि पधारो मारे देश। इसको सबसे पहले किसने गाया था? अल्लाह जिलाई बाई, महंगी बाई, मांगी बाई, गौरी बाई या बन्नो बेगम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो मांगी बाई जी है ना, उन्होंने सबसे पहले की बात की जा रही है, सबसे अधिक बार गाना अलग बात है। तो मांगी बाई ने इस गीत को सबसे पहले गाया था। और ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। किसमें? जो मांड गायन शैली है ना, उसमें गाया जाता है। निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया 18/12/2019, यानी 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। दिसंबर के कौन सी तारीख थी? 18 तारीख थी। साल कौन सा था? 2019 था। ठीक है। और इसके अंदर जनसंख्या नियंत्रण के सारे कार्य किए जाते हैं। तो निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019, इतना याद रखना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 30 जनवरी 2021, 1 मई 2021, 18 जुलाई 2021 या 26 सितंबर 2021। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। और इसमें पिछले साल क्या किया गया था? जब ये योजना शुरू की गई थी, इसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर था। ठीक है। अब 1/4/2022 से, यानी 1 अप्रैल 2022 से क्या कर दिया गया? इसमें 10 रुपए का जो निःशुल्क इलाज ना, वो 10 लाख रुपए कर दिया गया। जो सीमा 5 लाख थे ना, उसे बढ़ा के कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया। यानी अगर आपकी बीमारी में 10 लाख रुपए तक का किसी प्रकार खर्चा आता है तो वो इस योजना के माध्यम से पुनर्भरण किया जाएगा। इसके साथ साथ एक 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा फ्री और किया गया। यानी अगर किसी दुर्घटना हो जाती किसी व्यक्ति के साथ में, और या तो वो मतलब उस दुर्घटना में चला जाता है या फिर स्थायी तौर पर अपंग हो जाता है, तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें शुरू किया गया है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर स्थित है? नागदा, देशनोक, दुढ़ेव या बालोतरा? तो करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? तो करणी माता का मंदिर है देशनोक में। कहाँ पे है? देशनोक में। और देशनोक कहाँ? बीकानेर में। देशनोक कहाँ पे? बीकानेर में है। और
ये फेमस किस लिए है? क्योंकि इस मंदिर में ना एक बहुत सारे चूहे रहते हैं ना, इसलिए इसे टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपको पैर को खिसका खिसका के चलना पड़ता है, अन्यथा तो चूहा आपके पैरों के नीचे आ सकता है। और इन चूहों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और मेला कब बढ़ता है? तो माता जी का मंदिर है तो मेला ऑब्वियसली नवरात्रों में बढ़ेगा, और नवरात्र चित्र में भी आते हैं और आश्विन में भी आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के वो कौन से खिलाड़ी थे जिनको सबसे पहले अर्जुन अवार्ड दिया गया था? पोखरमल, करणी सिंह, रघुवीर सिंह या सोहनलाल चौधरी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो करणी सिंह जी है ना, डॉक्टर करणी सिंह जी, इनको सबसे पहले अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और ये कब दिया गया था इनको ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया गया था इनको 1961 में। कब दिया गया? 1961 में। और करणी सिंह जी खेल कौन सा खेलते थे? तो ये निशानेबाजी करते थे। क्या करते थे? निशानेबाजी। महाराजा प्रेम सिंह है ना, ये पोलो खेलते थे, और सलीम दुर्रानी क्रिकेट खेलते थे। इनको भी ये अर्जुन अवार्ड दिया गया था। लेकिन सबसे पहले किसे दिया गया था? करणी सिंह जी को सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था 1961 में। किस नगर का नाम अहिचित्रपुर था? यानी अहिचित्रपुर के नाम से राजस्थान के कौन से जिले को जाना जाता है? आमेर को, चाकसू को, जोधपुर को या नागौर को? तो जो नागौर वाला एरिया है ना, नागौर वाला क्षेत्र, इसे अहिचित्रपुर के नाम से जाना जाता है। किसको? नागौर वाले क्षेत्र को अहिचित्रपुर के नाम से जाना जाता है। रणकपुर का मंदिर का संबंध है किस धर्म से? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म? तो रणकपुर का जो मंदिर है ना, वो जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है। और ये रणकपुर का मंदिर, इसे खंभों का अजायब घर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1444 खंभों पे ये मंदिर बना हुआ है। कितने खंभों पे? 1444 खंभों पे। और गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? आदिनाथ की मूर्ति है। भगवान आदिनाथ है ना, ऋषभदेव, उनकी मूर्ति विराजमान है। और ये है कहाँ पे? रणकपुर। तो रणकपुर पाली जिले में पड़ता है। कहाँ पे? और नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो एक नदी है मथाई नदी। नदी का नाम क्या है? मथाई नदी के किनारे ये रणकपुर का जो जैन मंदिर है 1444 खंभों वाला है ना, रणकपुर कहाँ पड़ता है? पाली जिले में। और इसे बनाया किसके द्वारा? तो धर्णकशाह शिल्पी देपाक के निर्देशन में यह निर्माण किया गया था। और ये श्वेतांबर जैन मंदिर है। क्या है? श्वेतांबर जैन मंदिर है। इसे चौमुख मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये किसको समर्पित है? तो ये आदिनाथ को समर्पित है। किसको? आदिनाथ को। बिड़ला व्हाइट सीमेंट उद्योग कहाँ पे है? जोधपुर में, जयपुर में, नागौर में, चित्तौड़ में? तो बिड़ला व्हाइट सीमेंट जो कारखाना है ना, वो कहाँ पे है? वो जोधपुर में है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट जोधपुर में है। जयपुर में जयपुर उद्योग लगा हुआ है। जेके व्हाइट कहाँ पे? जेके व्हाइट का कारखाना नागौर जिले में। और जेके सीमेंट का कारखाना चित्तौड़ में। जेके सीमेंट का तो चित्तौड़ में, निम्बाड़ा चित्तौड़ में है, लेकिन जेके व्हाइट आता है तो वो नागौर में, और बिड़ला व्हाइट आता है तो वो जोधपुर में, और जयपुर उद्योग आता है तो जयपुर में। SIQE परियोजना में जिला स्तर पर गठित जिला निष्पादन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला परियोजना निदेशक? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जिला कलेक्टर। यानी SIQE परियोजना क्या है? SIQE परियोजना में जो जिला स्तर पर कमेटी बनती है, वो जिला निष्पादन कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं जिला कलेक्टर साहब, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और सदस्य सचिव ना, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं ना, वो सदस्य सचिव होते हैं इसके। CCE कार्यक्रम में आधार रेखा निर्धारण का अर्थ क्या होता है? जो CCE कार्यक्रम है उसमें आधार रेखा निर्धारण का क्या अर्थ होता है? सत्र के प्रारंभ में बच्चे के अधिगम स्तर का कक्षानुसार निर्धारण करना, सत्र के प्रारंभ में बच्चे को प्रवेश दिलाना, बच्चे को परीक्षा हेतु तैयार करना, या बच्चे को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। तो CCE कार्यक्रम में आधार रेखा निर्धारण का मतलब होता है जब सत्र प्रारंभ होता है तो उसके अधिगम स्तर को देखा जाता है और उसके अनुसार उसका कालांश का निर्धारण किया जाता है कि ये कौन सी कक्षा में बैठेगा। ये CCE कार्यक्रम का आधार रेखा निर्धारण का ये अर्थ होता है। ठीक है। और इस आकलन के आधार पर बच्चों को दो समूह में बांटा जाता है। एक समूह वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुसार दक्षता रखते हैं, और दूसरे वो जो कक्षा के स्तर के अनुसार दक्षता नहीं रखते। ठीक है। इसमें दो कैटेगरी में बच्चों को बांटा जाता है, यानी कौन से तो है जो उस कक्षा में बैठने लायक हैं और कौन से जो अभी उस स्तर को नहीं पहुंचे हैं। तो ये आधार रेखा निर्धारण का कार्य किया जाता है CCE कार्यक्रम के तहत। बच्चों के मूल्यांकन हेतु एक निश्चित अवधि के अंत में, जैसे टाइम पूरा हो गया उसके बाद में पूछ रहा है संबंधित अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, सतत आकलन या टर्म आकलन। तो इस प्रकार के आकलन को कहा जाता है योगात्मक आकलन। क्या कह रहा है, क्या रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं।
ये कह रहे हैं कि बच्चों के मूल्यांकन की एक निश्चित अवधि होगी, टाइम पीरियड पूरा हो गया। अब टाइम होने के बाद में संबंधित अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धि स्तर को मूल्यांकन क्या कहते हैं। यानी जो अधिगम उद्देश्य है ना, जो हमने प्राप्त करने थे, ठीक है, अब जो उद्देश्य थे वो प्राप्त करने थे और जो बच्चे ने प्राप्त की, है ना, इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के मूल्यांकन को कहते हैं योगात्मक आकलन। क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन, ठीक है। और इसमें रचनात्मक आकलन, नोटबुक, पोर्टफोलियो, योगात्मक आकलन टेस्ट का सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है। यानी एक तरह से रचनात्मक आकलन उसका छोटा पार्ट हो गया योगात्मक आकलन, ये मान के चलो आप। राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसका 5वां चरण कौन सी डेट से शुरू किया गया, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसका 5वां चरण शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया, 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 21 या 1 जनवरी 22। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2021 को राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का 5वां चरण शुरू किया गया। कब, 1 जनवरी 2021 को। कब शुरू किया गया, 1 जनवरी 2021 को शुरू किया गया, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन की दुर्घटना मृत्यु होने पर या स्थायी विकलांगता होने पर कितना रुपए दिया जाता है इसके तहत, 5 लाख रुपए का। अगर आंशिक या अस्थायी विकलांगता होने पर 2.5 लाख रुपए की भी राशि इसमें दी जाती है। यानी एक प्रकार से जो राज्य सड़क सुरक्षा बीमा योजना ना, इसमें 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है, ठीक है, इस योजना के तहत। और ये इसका 5वां चरण कब शुरू किया गया, तो 1 जनवरी 2021 को इसका 5वां चरण शुरू किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मारवाड़ राज्य में किस स्थान पर नमक तैयार किया जाता है। मारवाड़ में नमक कहाँ तैयार होता है, पचपदरा, फड़ौदी, लूणकरणसर, डिडवाना, पचपदरा, फड़ौदी, लूणी, काणोद, फड़ौदी, पचपदरा या कच्चर, रेवासर, फड़ौदी, डिडवाना, लूणी। तो इसका आंसर है डिडवाना, पचपदरा, फड़ौदी और लूणी। इन क्षेत्रों में कहाँ डिडवाना, पचपदरा, फड़ौदी और लूणी में नमक तैयार किया जाता है। ये मारवाड़ राज्य के ही एक प्रकार से भाग है। और राजस्थान में अगर नमक उत्पादक क्षेत्र को देखें तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, हमें पता है कि सांबर वाला जो एरिया है वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद डिडवाना है, लेकिन यहाँ खाने योग्य नहीं होता। लूणकरंज हो गया, फलौदी हो गया, पोखरण हो गया, यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान में जो एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, योजना चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। छात्राओं में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करना, छात्राओं को संपूर्ण आहार प्रदान करना, छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना, या कुछ नहीं। तो इसका आंसर है इस छात्राओं के हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए जो एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना चलाई जा रही है। किस लिए, राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें 1 साल से 5 साल की बालिकाओं को गुलाबी गोली दी जाती है और 6 साल से 12 साल की जो बालिकाएं हैं उनको नीली गोली हर मंगलवार को प्रदान की जाती है, ठीक है। कब प्रदान की जाती है, जो 1 साल से 5 साल की जो बालिकाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको गुलाबी गोली दी जाती है। कैसी गोली, गुलाबी गोली दी जाती है। और जो 6 साल से 12 साल की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको नीली गोली दी जाती है। कौन सी, नीली गोली दी जाती है। और कब दी जाती है, तो ये मंगलवार के दिन दी जाती है। कब, मंगलवार के दिन दी जाती है। अगले प्रश्न चलते हैं। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन कौन करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होना हो तो ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा मुख्यमंत्री साहब द्वारा। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री साहब के द्वारा किया जाता है। और ये IAS कैडर के, राजस्थान कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक होते हैं, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। जो विद्यालय की मैनेजमेंट समिति है उसके कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 16, 25, 23 या 15। तो इसके कार्यकारिणी के जो सदस्य होंगे वो होंगे 16। कितने सदस्य होंगे, 16 सदस्य होंगे विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी में। कितने सदस्य होंगे इसमें, 16 सदस्य होंगे। और न्यूनतम 3/4 सदस्य जो माता पिता या संरक्षक में से होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सदस्य इसमें मनोनीत किए जा सकते हैं, बाकी निर्वाचित होने चाहिए। और महिलाओं में 50 जो सदस्य होते हैं ना, 16 में से 8 सदस्य क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। यानी 50% महिलाएं होनी आवश्यक है। 5 ही सदस्य मनोनीत हो सकते हैं और जितने भी सदस्य होंगे उनमें से 3/4 क्या होंगे, जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता होने चाहिए या फिर संरक्षक होने चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। SMC की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों में से माता पिता या संरक्षकों को न्यूनतम भार होना चाहिए। यानी कितने व्यक्ति माता पिता या संरक्षक होने चाहिए SMC में,
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करी जा रही है। हमने पिछले प्रश्न में देखा भी 3/4, 1/3, 2/3, 1/4। तो इसका आंसर क्या होगा? हमने पिछले प्रश्न में देखा कि 75% या 3/4 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए, या तो बच्चे के माता पिता हो या उसके संरक्षक हो, है ना। तो कितने होने चाहिए? 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का नवीन प्रारूप क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए जो नवीन प्रारूप क्या माना गया? 4+3+3+5, 4-3-3-4, 4-2-2-4 या 10+2। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी पहले 5वीं तक, फिर 3 8वीं तक हो गया, 8वीं से 3 कितने हो गए? 11वीं तक हो गया, 11वीं से 4 कितना हो गया? 15, यानी बी ए कंप्लीट हो गई हमारी। तो इस प्रकार 15 सालों में एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये 5, 3, 3 और 4 वाला कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ना, उसके अनुसार आरटीआई एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक पेरेंट या माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए। यानी आरटीआई देखो मूल कर्तव्य दे रखा है कि भाई आपको जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, बालक है, उनको अनिवार्य शिक्षा दिलवानी पड़ेगी। फिर 21A में ये दे रखा है। अब ये आरटीआई अधिनियम में भी ये कह दिया कि पेरेंट का एक कर्तव्य होगा कि वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए। तो ये कौन सी धारा में? आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा में? ये पूछ रहा है हमसे। तो धारा 3 में, धारा 10 में, धारा 4 में, धारा 7 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी जो आरटीआई एक्ट की धारा 4 है ना, वो कहती है, वो क्या कहती है कि माता पिता या बच्चों का कर्तव्य होगा कि वो अपने संतान या अपने प्रतिपाल्य का प्रवेश अपने आसपास निकट के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में करवाए। ये उनका दायित्व होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में पहले साइबर थाना कहाँ खोला गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? तो राजस्थान का जो पहला साइबर थाना है वो कहाँ पे खोला गया? वो खोला गया भाई साहब जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में राजस्थान का पहला साइबर थाना खोला गया। केंद्र सरकार द्वारा 2007-8 में शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना 2010-11 से राज्य के कितने जिलों में लागू है? 15 में, 20 में, 33 में, 27 में? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना जो एनएफएस है ना, वो कितने राज्य कितने जिलों में लागू है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान के सारे ही जिलों में लागू है। किसमें? राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सब में ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना 2010-11 से सारे जिलों में लागू है। इसमें 2007-8 में गेहूं और दलहन पर 14 जिलों में शुरू किया गया था और 2010-11 में 33 जिलों में विस्तार कर दिया गया। और इसमें केंद्र राज्य का जो भारांश होता है कितना होता है? तो इसमें 60-40 का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। और योजना कौन सी है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना। और 2010-11 से इसमें पूरे राजस्थान के 33 जिलों में चलाई जा रही है। 2007-8 में ये गेहूं और दलहन के मामले में 14 जिलों में चलाई जा रही थी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? तो आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी, वसंतराव पाटिल, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एम चन्ना रेड्डी साहब। यानी मुख्यमंत्री तो कौन थे? अपने भैरव सिंह जी शेखावत साहब थे। राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी साहब थे। और ये लगा कब था? तो ये 15/12/92 से लेके 3/12/93 तक, यानी लगभग 12 महीने चला था। 12 महीने में से कितने दिन घटे थे? देखो 12 महीने में से सिर्फ 12 दिन घटे थे। 13 दिन मान लो, 12 दिन ही घटे थे। 12 महीने 12 दिन कम हुए थे। और 15/12/1992 से शुरू हुआ और 3/12/93 तक ये चलता रहा। और राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी साहब थे, मुख्यमंत्री बाबू साहब यानी भैरव सिंह जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा साहब, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी, देवी प्रसाद। तो पहले मुख्य न्यायाधीश, तो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा साहब। कौन थे? कमलकांत वर्मा साहब है ना, वो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनको कब शपथ दिलाई गई? तो अगस्त का महीना 29/8/1949 को, 29 अगस्त 1949 को इनको, जो राजस्थान के उस समय जो महाराज प्रमुख थे, कौन थे? राज प्रमुख थे मान सिंह जी द्वितीय, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। राज प्रमुख थे, उन्होंने शपथ दिलाई थी। कौन थे? कमलकांत वर्मा साहब पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इनको शपथ दिलाई थी मान सिंह जी ने। ठीक है, जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखाई देता है? जो जिला प्रशासन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन से काल में दिखाई देता है? मौर्यंज में, गुप्ता काल में, राजपूत काल में या फिर सिंधु काल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी मौर्य है ना, मौर्य उनके काल के अंदर राजस्थान में सबसे पहले जो जिला प्रशासन वाला कॉन्सेप्ट चलता था। और जो जिला होता था उसे विषय कहते थे, या
और जो विषय का हेड होता था उसे क्या कहते थे, विषयपति कहते थे। जैसे राज्य का हेड राज्यपाल होता है, जैसे विषय का हेड विषयपति कहते थे, या उसको राजुक भी कहते थे। जिले को क्या कहते थे, राजुक भी कहते थे, और राजुक का जो हेड होता था उसे क्या कहते थे, राजुका। ठीक है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है, यानी कौन सी है जो शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? जीवन इतिहास विधि, पाठ्यक्रम विधि, प्रयोगात्मक विधि, गाथा वर्णन विधि। तो इसका आंसर है पाठ्यक्रम विधि। यानी बाकी तो शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियां हैं, यानी जीवन इतिहास विधि पद्धति है, प्रयोगात्मक विधि पद्धति है, गाथा वर्णन विधि पद्धति है, लेकिन पाठ्यक्रम विधि मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, ये किसने कहा था? यानी कौन साहब है, ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना वो शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर कह रहे हैं, मिलर कह रहे हैं, किलपैट्रिक कह रहे हैं, ड्रावर कह रहे हैं। तो इसका आंसर है जो स्किनर साहब है ना, कौन? स्किनर साहब। वो क्या कह रहे हैं, जो शिक्षा है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। ये कौन कह रहे हैं, स्किनर साहब कह रहे हैं। स्टेनले हॉल ने किसकी स्थापना की थी? जो स्टेनले हॉल साहब है उन्होंने किस संस्था की स्थापना की? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना की, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, या चाइल्ड स्टडी और चाइल्ड वेलफेयर इन दोनों ही संस्थाओं की स्थापना की, या किसी की भी नहीं की? तो इसका आंसर है जो स्टेनले हॉल है उन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की भी स्थापना की और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की। किसने? स्टेनले हॉल साहब ने। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की करी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की करी, इन दोनों की करी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यक्ति के विकास में प्रमुख योगदान होता है, किसका योगदान होता है? वातावरण का होता है, वंशानुक्रम का होता है, या फिर इन दोनों का ही होता है, या किसी का नहीं होता? तो देखो व्यक्ति के विकास में वातावरण का योगदान भी होता है, वंशानुक्रम का योगदान भी होता है, यानी इन दोनों ही चीजों का योगदान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? यानी जो अंतर्मुख बहिर्मुख व्यक्तित्व का लक्षण वाला कॉन्सेप्ट ने किसने दिया था? हेंस आइजैक ने, केटल ने, अल्पोर्ट ने, स्किनर ने। तो ये दिया था भाई साहब हेंस आइजैक साहब ने। हेंस आइजैक साहब ने क्या दिया था? अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का जो एक कॉन्सेप्ट है ये दिया था। ठीक है। निम्न में से कौन सी शेषवावस्था की विशेषता ये नहीं है? जो शिशुकाल में होता है बच्चा टाबर, तो उस कौन सी विशेषता नहीं होती उसमें? तीव्र शारीरिक विकास होता है उस समय, बिल्कुल होता है। तीव्र मानसिक विकास होता है, ये भी होता है। नैतिकता होती है क्या उसमें, छोटे बच्चे में जो शिशुअवस्था में है? नहीं, नैतिकता कहाँ होती है भाई उसमें? और दूसरों पे निर्भर होता है, बिल्कुल होता है उस समय, दूसरों पे निर्भर होता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नहीं है? हमसे ये पूछा था, तो नैतिकता उसमें नहीं होती। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया था? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, इनमें से कोई नहीं। तो हिप्पोक्रेटस साहब है ना, उन्होंने सबसे पहले किसका व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण दिया था। किसने? हिप्पोक्रेटस साहब ने मन का पहला, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण दिया था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है, मिलर है, किलपैट्रिक है, या केटल है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केटल। यानी जो केटल साहब है ना, केटल साहब, क्या नाम है? केटल साहब। ये बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक है। कौन? केटल साहब बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक है। गिलफोर्ड के बौद्धिक संरचना के मॉडल को शुरू में कितने तत्वों में शामिल किया गया था? यानी गिलफोर्ड साहब है ना, उन्होंने बौद्धिक संरचना के मॉडल दिया, उसमें शुरुआत में कितने तत्व शामिल किए थे? 100, 120, 140, 160। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 120। यानी गिलफोर्ड साहब ने शुरुआत में 120 तत्वों को शामिल किया था बौद्धिक संरचना का मॉडल बनाने में। अधिगम वक्र में पठार किस कारण बनता है? अधिगम वक्र होता है उसमें पठार क्यों बनता है? रुचि के कारण, अभिरुचि के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, या थकान, उत्साह की कमी और कार्य की जटिलता के कारण? तो अधिगम वक्र के अंदर पठार कब बनेगा? जब व्यक्ति थकान में आ जाएगा, जब व्यक्ति में उत्साह की कमी हो जाएगी, जब कार्य ना थोड़ा जटिल हो जाएगा, तब पठार की स्थिति बनेगी अधिगम के वक्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। शैक्षिक तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो शिक्षा क्षेत्र में जो तकनीक है उसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया? पीटर ने, किलपैट्रिक ने, मिलर ने, या ब्राइमर ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो ब्राइमर साहब है ना, ब्राइमर, इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीक का सबसे पहले उपयोग किया था। शैक्षिक तकनीक का सबसे पहले उपयोग ब्राइमर साहब ने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में पहला उपग्रह कौन सा है?
पीईसी सेट, एडू सेट, स्कूल सेट या कॉलेज सेट? तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा है? वो होगा एडू सेट। कौन सा होगा? एडू सेट है ना, वो शिक्षा के क्षेत्र में पहला उपग्रह है। कौन सा है? एडू सेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे कब लॉन्च किया गया था, कब छोड़ा गया था? तो देखो इसे इसरो के द्वारा सितंबर 2004 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया? सितंबर 2004 में छोड़ा गया। कौन सा उपग्रह? एडू सेट। ठीक है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डिमोलेटर या कोई नहीं? तो देखो मॉडेम है ना, मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डिमोलेटर, ये पूरा नाम है इसका। क्या नाम है? मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। क्या नाम है? मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। किसका पूरा नाम है? मॉडेम का नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम होती है ना, वो किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, या दोनों प्रकार की मेमोरी है? कोई भी नहीं है। तो रैम है ना, वो अस्थायी मेमोरी है। क्या होती है? रैम अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है। रोम होती है ना, वो स्थायी मेमोरी होती है। रैम अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और 1 MB में कितने केबी होते हैं? 1024, 16, 64 या 512। तो एक MB में कितनी केबी होगी? तो 1 MB में होगी 1024 केबी। क्या होगी? 1 MB 1024 केबी। और जब 1024 MB मिल जाएगी तो क्या बनेगा? 1 GB बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 GB बन जाएगा। इस प्रकार हमने पेपर 2 के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। पेपर 2 के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 सारे सबके लिए सेम है, चाहे वो रीट लेवल 1 में हो, रीट लेवल 2 में हो, और उसके कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है। अब बात आती है लेवल 1 के लिए पार्ट 2 की, तो हम अपलोड कर देंगे लेवल 1 के लिए पार्ट 2। ये सिर्फ लेवल 1 के लिए उपयोगी रहेगा। और लेवल 2 के लिए पार्ट 2 वो भी हम अलग से अपडेट कर देंगे, और वो सिर्फ SST वालों के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ो। इस बार आपको मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं करनी है। ऑल राजस्थान टॉप करना है। ठीक है। तो यहां से अपन लोग पढ़ेंगे ना, तो टॉप 100 में ये मान के चलो यहीं से आएंगे विद्यार्थी। इतने हम डीपली पढ़ेंगे इस बार। थैंक यू। पढ़ते रहो और नया साल आपके लिए मंगलमय हो और आपके लिए सारी सफलता लेके आए इस बार।